हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप प्रजापति आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे चैनल प्रजापति इलेक्ट्रिकल्स पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के पीछे यूनिवर्सल सर्किट लाया हूं। जो CRT टीवी का बॉक्स होता है, बॉक्स टीवी जो होती है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। ये सर्किट ऐसा है जिसको हम 14 इंच से लेकर 21 इंच तक के टीवी में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अंदर स्क्रीन बड़ी छोटी करने के लिए दिया हुआ है ऑलरेडी, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये 5 पिन, ये पिन के माध्यम से स्क्रीन को हम बड़े छोटे करते हैं और उससे भी एडजस्ट नहीं होता है। तो इस कंपनी का जो रिमोट आता है उसमें मास्टर सर्विस होता है। उस सर्विस के माध्यम से हम स्क्रीन को बड़ा छोटा रिसाइज करके अपने हिसाब से उसे फिट कर देते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ना यही सर्किट, लॉकडाउन को देखते हुए सब लोग ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट किए हैं और ये लॉकडाउन में काफ़ी मेरे ऐसे दोस्त हैं जो बैठे हुए हैं घर पे, कुछ सीखना चाहते हैं नया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को अपना एक काम जो करता हूँ वही आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके मैं लॉकडाउन में सिखा दूँ। जो आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सब की जानकारी देने वाला हूँ। कहाँ पे क्या वोल्टेज मिलता है, कहाँ से किस ट्रैक को कहाँ पर लेकर जाता है, कब कहाँ पे वोल्टेज कम होता है तो क्या दिक्कत आती है, कौन से कंपोनेंट्स का क्या नाम है, उस कंपोनेंट्स के बदले क्या कौन सा कंपोनेंट्स लगा सकते हैं। ये सारी जानकारी आप लोगों को मैं इस सर्किट पे ऑफलाइन स्टेप बाय स्टेप दूंगा। उसके बाद ये पूरी जानकारी आपको देने के बाद मैं फिर उस चीज़ को ऑनलाइन आपको वोल्टेज के साथ बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसमें कुछ दिख रहे हैं जो कंपोनेंट्स, बड़े बड़े कंपोनेंट्स, छोटे मोटे, उनकी जानकारियाँ दे देता हूँ पहले आपको। तो दोस्तों, ये जो देख रहे हैं आप, ये काला वाला, ये जो बड़ा सा काला दिख रहा है, ये इसको फ्लाई बैक ट्रांसफार्मर बोला जाता है, या बोले तो EHT होता है। इसको नॉर्मली भाषा में ST लोग बोलते हैं। ये बहुत हैवी वोल्टेज क्रिएट करता है, बनाता है, जो कि ये कैप के माध्यम से जाके हमारे CRT के ऊपर लगा होता है। CRT टीवी का जो पिक्चर ट्यूब होता है, उस पिक्चर ट्यूब में ये लगा होता है। ऐसे इसका फिक्स तो अनुमान नहीं है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं 11,000 वोल्ट बनाता है, कुछ लोग 26,000 बोलते हैं, कुछ 13,000 बोलते हैं, लेकिन बहुत हैवी बनाता है। अगर इसका झटका आपको करीब से या अच्छे तरीके से लग गया तो हो सकता है कि ज़िंदगी ख़त्म कर सकता है ये। तो इससे आप सावधानियां बरतें। इसको डिस्चार्ज किया जाता है, इसको टीवी से निकालने से पहले से डिस्चार्ज किया जाता है। उसकी भी वीडियो मैं आगे अपलोड करूंगा आप लोगों के बीच ये लॉकडाउन के दौरान। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन 4 के बाद लॉकडाउन 5 लग गया है, काफ़ी अभी काम धाम बंद है, स्कूल्स बंद है, कॉलेजेस बंद है। तो आप लोग घर बैठे इस चीज़ को सीख सकते हैं। कल को ज़रूरत पड़े तो आप काम कर सकते हैं, इसकी नहीं ज़रूरत है तो जानकारियाँ कभी कम नहीं होती हैं। आपको पता ही है कि ये सीखना बंद तो जितना बंद होता, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसमें ये दिखता है, ये जो वाइट कलर का, ये पिक्चर ट्यूब में लगाया जाता है। इसको भी ये फोकस देता है पिक्चर ट्यूब में, और इसका नाम है बेस। इसको लोग बेस करके बोलते हैं, इसे बेस बोलते हैं। इसमें आप ये देख रहे हैं छोटा छोटा खड़ा जो लगा हुआ है, ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर अधिकतर दिखता है। इसके बारे में भी बताऊंगा कि अधिकतर मोबाइल या कोई भी आप टेलीविज़न का सर्किट लीजिए, कोई भी सर्किट अगर आप इलेक्ट्रॉनिक उठाते हैं ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा ये कैपेसिटर ही आपको दिखता है। तो मैं आपको बताऊंगा इसके भी रहस्य कि क्या कारण है कि कैपेसिटर ज़्यादा लगते हैं। ये रजिस्टर से, ये ट्रांजिस्टर से, और आपको ये एक ट्रांसफार्मर है जो प्राइमरी टू सेकेंडरी के काम आता है। ये फिल्टर इसको बोलते हैं। ये क्या, यहाँ पे पावर सप्लाई को फिल्टर करता है। ये है कंडेंसर, लेकिन यहाँ पे ये फिल्टर का काम करता है। और ये ट्रांसफार्मर एक छोटा सा, यहाँ पे PF है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे BU बोलते हैं इसको। ये भी ट्रांजिस्टर है 3 लेग्स का। और ये सबसे बड़ी IC जो दिख रही है आपको यहाँ पे, सबसे लंबी, हर टीवी, हर हर सर्किट में आपको इतनी बड़ी बड़ी दिखती है जो, तो ये क्रोम IC है। क्रोम IC, इसको सिस्टम IC भी बोला जाता है, क्रोम IC बोला जाता है। ये बोले तो इसका पूरा मेन IC है ये। अगर चारों तरफ से प्रॉब्लम सॉल्व है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो हो सकता है इसका भी रीज़न हो सकता है उसमें।
और इसी प्रकार ये ट्यूनर है। आजकल तो ये सिस्टम ख़त्म ही हो गया। जब एंटीना का सिस्टम हुआ करता था तब इसकी ज़रूरत होती थी, अब इसकी ज़रूरत आती है। अब इसकी ज़रूरत है। आपके घर पे खुद टीवी होगा, आप देख रहे होंगे कि हम 3RC पिन का इस्तेमाल करते हैं आजकल। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को इसको ब्लॉक डायग्राम पहले दिखा देता हूँ। आपको ब्लॉक डायग्राम इसमें ये सर्किट के ऊपर ही दिखा देता हूँ, बनाया नहीं हूँ अभी ब्लॉक डायग्राम। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ब्लॉक डायग्राम बना के भी आपको बता दूंगा कि किस प्रकार पावर सप्लाई या टीवी का सर्किट जो है वो काम करता है। तो आज आप लोगों को मैं ब्लॉक डायग्राम इस पर ही दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से है इसका ब्लॉक डायग्राम। ये आप देख रहे होंगे, काला मोटा सा लाइन लगा हुआ है। ये लाइन जो बनी हुई है काले कलर की मोटी सी, ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा दोस्तों, इसको हम ना हॉट एरिया बोलते हैं और ये हिस्से को कोल्ड एरिया बोलते हैं। हॉट एरिया क्यों बोलते हैं इसको? हॉट एरिया इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे जो है ना, इसमें हैवी पावर सप्लाई दौड़ता है, हैवी पावर होता है। और इधर आके क्या होता है, पावर सप्लाई लो हो जाता है। इधर आप हाथ लगा सकते हैं काम करते वक्त, ऑनलाइन अगर आप काम करें तो इधर लगा सकते हैं। इधर लगाने से पहले बिना जानकारी के आप हाथ नहीं लगा सकते, हो सकता है आपको करंट लग जाए। ओके दोस्तों, तो फिर मैं अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। पावर सप्लाई का एंट्री कहाँ से होती है, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पे 2 पिन का है। देखिए यहाँ पे आते हैं हम, फिर पलटी करता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 2 पिन लगा हुआ है। सेम ऐसा ही पिन यहाँ पर भी लगा है। अधिकतर लोगों को स्टार्टिंग में ना कन्फ्यूजन हो जाता है जानने में कि ये वाला है कि ये वाला है। तो दोस्तों ये बहुत ईजी कब बनेगा, मुझे भी कन्फ्यूजन होता था जब स्टार्टिंग में मैं काम करना शुरू किया था। तो ये मेरा अनुभव भी बता रहा है और भी लोग बताते हैं कि इसको पहचानने का सबसे बेस्ट आइडिया है ये हमारा फ्यूज़। ये आप फ्यूज़ देख रहे होंगे। लेकिन अब यहाँ ये सर्किट में ये देखने के लिए तो आप ये भी परेशान हो जाएंगे कि इसके करीब भी फ्यूज़ है, इसके करीब भी फ्यूज़ है। किसी में होता है कि ये फ्यूज़ से दूर होता है और ये मेन सप्लाई जहाँ से हम देते हैं वो फिर फ्यूज़ के करीब होता है, तो हम तुरंत पहचान जाते हैं। लेकिन यहाँ तो दोनों एक समान है। तो अब हम लोग देख लेते हैं, पहले इसको हम ट्रेस कर लेते हैं। इसको ट्रेस करते हैं अगर हम, तो यहाँ पीछे आ जाते हैं। इसके यहाँ पीछे आते हैं हम दोस्तों। यहाँ ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूट्रल एंड लैन। अगर नहीं लिखा हो तो भी हमें इसे कैसे ट्रैक करेंगे, तो हम अपने मल्टीमीटर के माध्यम से देखेंगे। पहले इधर मल्टीमीटर से पहले हम सीधा करके हम फ्यूज़ को चेक कर लेंगे कि फ्यूज़ का कंटिन्यूटी है कि नहीं। ये मल्टीमीटर में हम कंटिन्यूटी मोड पे ले लेंगे मल्टीमीटर, और यहाँ पे ये, हाँ ये देखिए, ये मैं फ्यूज़ को कंटिन्यूटी से चेक कर लेता हूँ। ये देखिए बीप आ रहा है, मतलब फ्यूज़ मेरा ओके है। ओके, अब हम लोग इसको ट्रेस करेंगे ए साइड से। अब यहाँ पे फ्यूज़ को ढूंढेंगे हम लोग। तो दोस्तों ये वाला जो हमारा न्यूट्रल और लेन का जो एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे हम यहाँ से नोब रख करके यहाँ चेक करेंगे। ये कंटिन्यूटी बराबर बता रहा है। अब ये हमको फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ पे चेक करेंगे। इधर से ये चेक करेंगे ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर भी सही ओके। यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, ये देखिए ट्रांसफार्मर जो दिख रहा था ये, अब फिर यहाँ से ये इधर ओके, मतलब फ्यूज ओके। अब हम पहचान गए कि ये ही हमारा एंट्रेंस है। ओके, अगर कभी गलती से ये वाले पे, जो ये वाला दूसरा वाला था, इसमें अगर आप पावर सप्लाई दे देते तो टेंशन नहीं है, आपकी टीवी ख़राब नहीं होती। लेकिन बस इतना ही होता है कि आपकी टीवी चालू होगी, जस्ट कुछ सेकंड बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तो लोग डर भी जाते हैं। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसे हादसे हुए हैं, तो मैं भी डर जाता था कि टीवी वापस ख़राब हो गई। लेकिन जब हम प्लेस चेंज करते तो हमारी टीवी सही चलने लगती है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से हम इनपुट देते AC 230 वोल्टेज या 220 वोल्टेज। यहाँ से फ्यूज़ के माध्यम से होते हुए हमारे पास ये ट्रांसफार्मर से फिल्टर होते हुए यहाँ पे आता है। अब यहाँ से आने के बाद ये आ जाता है, यहाँ से एक रेजिस्टर्स के माध्यम से यहाँ 2 डायोड मिलते हैं। इसको आप देख रहे हैं, यहाँ पे 2 डायोड, यहाँ डायोड का निशान दिया हुआ है। ये 2 डायोड यहाँ पे इनको DC में कन्वर्ट करके आगे पास करते हैं। फिर ये ट्रैक से अगर आप आ रहे हैं तो इधर भी आपको यहाँ पे आना पड़ता है। यहाँ से आपको फिर यहाँ से फिर आपको यहाँ, ये ऐसा आते आप, और यहाँ से यहाँ तक आपको 2 डायोड मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स,
अब ये 2 डायोड के बाद ये देखिए यहाँ पे 2 डायोड का मिला के एक ट्रैक तैयार हो रहा है, यहाँ पे 2 डायोड मिला के एक ट्रैक तैयार हो रहा है। ये दोनों ट्रैक आ जा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास फिल्टर के पास। ये हमारा फिल्टर कौन सा है? ये जो बड़ा वाला कंडेंसर था हमारे सर्किट में, जो सबसे बड़ा कंडेंसर होता है प्राइमरी में। यहाँ पे हम आए, यहाँ पे आने के बाद हमारा वोल्टेज जो है ना 300 डीसी वोल्टेज हो जाता है। 300 या 270 310 इतने के आसपास रहता है। ज़्यादा होगा 300 से तो ये 400 वोल्टेज का कैपेसिटी रखता है और ये उड़ सकता है। अगर 400 से ज़्यादा हुआ तो उड़ सकता है, इसीलिए 300 के आसपास होने चाहिए। 300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 305 310 अगर होता है तो एक तरह चल सकता है, लेकिन ज़्यादा होगा तो ये उड़ने का चांस है, या तो आगे का आपका कोई कंपोनेंट्स यानी कि ये पीएफ भी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। ओके, अब यहाँ से हम आते हैं। फिर यहाँ से आने के बाद हमारा ये पावर सप्लाई जो है 300 वोल्टेज, ये ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सेक्शंस में होते हुए हमारे ये पीएफ के मिडल वाले टर्मिनल्स पे जाता है। यहाँ से फिर ये जो इसके ट्रांजिस्टर के 2 टांगे, इनको यहाँ से ट्रांजिस्टर से होते हुए यहाँ पर कुछ ट्रांजिस्टर भी हैं, जैसे ये 3 टांग के ट्रांजिस्टर से 3 ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। ये 3 ट्रांजिस्टर्स ज़्यादा काम करते हैं। अगर पावर सप्लाई आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो आप इसे चेक कर लीजिए पीएफ को। अगर ये शॉर्ट नहीं है, ये ओके है, यहाँ पे 300 वोल्टेज बन रहा है, तो हो सकता है ये 3 ट्रांजिस्टर्स में से कोई ट्रांजिस्टर ख़राब हो। देखिए एक यहाँ पे ट्रांजिस्टर है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पर है। ये तीनों आप हो सके तो बारी बारी तीनों चेंज कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। तीनों अगर चेंज कर लेते हैं तो भी हो सकता है चालू हो जाए। उसके बाद अगर चालू नहीं होता तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम रजिस्टर्स एंड जेनर डायोड लगे होते हैं, तो उनसे अगर नहीं चालू होता है तो आप एक बार चेक कीजिए जेनर डायोड्स को। जेनर डायोड्स भी क्या होते हैं ना, कोई शॉर्ट नहीं बताता है लेकिन लीकेज होता है, तो आप एक एक करके उन्हें भी चेंज करके देख सकते हैं। उसके बाद अगर उससे भी होता है तो आपको अगर शक हो रहा है तो रजिस्टर्स को भी ड्राई कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो है ना शोल्डर से आप ड्राई कर देंगे, और ड्राई करने के बाद एक एक रजिस्टर्स की वैल्यू चेक कर लेने का। अगर रजिस्टर्स कोई रजिस्टर्स की वैल्यू ऐसी होती है जो ड्रॉप हो जाती है, लीकेज हो जाती है, तो दिक्कत देती है पावर सप्लाई बनने में। लेकिन जब अगर आप देख रहे सब ओके है, इनकी कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए। अगर इनकी कंटिन्यूटी भी कभी कभार ट्रांसफार्मर पे शॉर्टिंग आ जाता है या नॉन शॉर्टिंग हो जाता है, यानी कि हीट हो जाने की वजह से जल जाता है, तो हमें शॉर्टिंग भी नहीं मिल पाती है, तो एक बार इसे भी चेंज कर दिया जाता है। जब वोल्टेज ड्रॉप होने लगता है, जैसे हम ऑन करते हैं, हमारा वोल्टेज यहाँ पे 110 आना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर 110 आना चाहिए। ये यहाँ सेकेंडरी में आ रहे हैं हम लोग। सेकेंडरी में से जब पावर सप्लाई बनता है यहाँ पे, तो यहाँ से डायोड इसको क्या करता है कि एसी से डीसी में देता है। डीसी आने के बाद यहाँ पे हमें 110 मिलना चाहिए। 110 की जगह अगर 90 80 70 ऐसा हो रहा है, ड्रॉप हो जा रहा है, तो तुरंत हम यहाँ पे चेक करेंगे। ये हमारे पास है क्या, एक दिखाता हूँ मैं आपको, वेरिएबल रजिस्टर बोलते हैं इसको। ये 202 है उसका नंबर, उसे हम चेंज करते या उससे कंट्रोल करते, बढ़ा सकते हैं उसको। अगर बढ़ाकर चालू हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ में होता है जब ये ख़राब होता है तो बढ़ाने से भी असर नहीं करता है, तो सीधा इसे हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें 110 वोल्ट मिलना चाहिए। ये 110 के बाद आप हम यहाँ पे आएंगे, एक यहाँ पे है, यहाँ पे एक, मतलब 4 सप्लाई यहाँ पे हमें सेकेंडरी में मिलती है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ जो मिलती है हमें वो आती है सीधे हमारे ऑडियो को, यहाँ से यहाँ तक का होता है। फिर यहाँ से 110 से आपको मिल जाता है यहाँ ये HT को, यानी कि हमारे फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर को। यहाँ पे जब ये पावर 110 वोल्टेज आता है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है 110 वोल्टेज, यहाँ से आता है। अब ये ट्रांसफार्मर अपना काम शुरू करता है और अपने हिसाब से हर जगह का पावर सप्लाई क्रिएट करता है, और यहाँ से 110 वोल्ट को ये ला के यहाँ व्यू को देता है, जो सेकेंडरी व्यू यानी कि वीडियो व्यू उसके नाम से, और हॉरिजॉन्टली व्यू के नाम से भी इसे लोग बोलते हैं, सेकेंडरी व्यू भी बोलते हैं इसको, यहाँ पे देता है। फिर इसके बाद यहाँ पर हमारा ये लास्ट वाला जो टर्मिनल है फ्लाईबैक का, ये 180 वोल्टेज क्रिएट करता है, जो यहाँ पे आकर हमें इधर मिलता है। यहाँ पे कंडेंसर से इसे कंट्रोल किया जाता है। देखिए आप कंडेंसर, ये कंडेंसर से उसे कंट्रोल किया जाता है।
और उसके बाद इसमें 110 वोल्ट तैयार होके आता है, जो ये वायर के साथ आता है। ये देख सकते हैं आप, ये वायर लगा हुआ है यहाँ पर। ये वायर से 180 वोल्ट बन के वहाँ जाता है और फिर वो कलर में भी साथ देता है। जैसे हमारी पिक्चर्स में कलर के प्रॉब्लम्स होते हैं तो 180 का भी उसमें प्रॉब्लम होता है, और कलर्स के लिए प्रॉब्लम्स हमारे इधर से भी होते हैं। यहाँ से भी हम कलर्स को तैयार करते हैं। यहाँ से भी कुछ इशू आती है, जैसे कि ये है आपका, ये जो 1000 है, ये आपको सिर्फ कलर्स के लिए ही है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, कलर यहाँ से बन के जाते हैं। ये डायरेक्ट सिस्टम आईसी से। अगर कलर में दिक्कत होता है तो हम यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। इसमें 3 कलर्स के लिए 3 रजिस्टर दिया हुआ है, 1 2 3। तीनों रजिस्टर एक ही जगह से निकलते हैं, यहाँ से 180 लेकर, और यहाँ से 180 के बाद यहाँ पे अपने कलर्स के हिसाब से इनका वोल्टेज अप डाउन होता रहता है, यानी कि बढ़ता घटता रहता है। ओके, और यहाँ से आने के बाद फिर हमारे पिक्चर्स में काम होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज मैंने आप लोगों को बस इतना जानकारी दिया हुआ है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं कुछ और जानकारियाँ लेनी तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि लॉकडाउन में घर बैठे बैठे कोई कुछ सीखे। ये टाइम सब परेशान है, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आप लोग कुछ नया सीख ले। ज़रूरी नहीं है कि आप काम करें ही, क्योंकि आजकल एक चीज़ हो गया कि CRT टीवी की डिमांड बहुत कम हो गई है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ टीवी की डिमांड कम, CRT की डिमांड कम हुई है, LCD की, LED की नहीं, वो भी आएंगी, लेकिन उनमें भी यही सब चीज़ है, उनमें भी यही सारे कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे दोस्तों, यही सारे कंपोनेंट्स मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है मेरे कि अगर ये बेसिक कंपोनेंट्स की जानकारी है, ये एक बेसिक सर्किट है, इसकी अगर जानकारी आपने हासिल किया है तो आपको आगे चल के LCD और LED की टीवी को समझना ईजी हो जाएगा। आगे चल के ये जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं उसमें भी आप लोगों को बताऊंगा पावर सप्लाई और वोल्टेजेस के बारे में। तो पहले आप इसको जानिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, देखिए, और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए कि यहाँ से कुछ सीखे। और दोस्तों, हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप इलेक्ट्रिशियन वायरमैन की स्टडीज़ करना चाहते हैं, कुछ ऑनलाइन जानकारियाँ निकालना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। हो सके जितना हो सकता है तो मैं आप लोगों को वायरिंग के बारे में भी जानकारियाँ देता रहूँगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी सारी इन्फॉर्मेशंस या सारे वीडियोज़ आपको डायरेक्ट अपडेट हो जाए नोटिफिकेशंस के माध्यम से, और आप बिना परेशान हुए मेरे वीडियोज़ से कुछ सीख सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।